हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हमने इस वाली सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की पेपर 3 की यूनिट नंबर 4, जिसमें हम कंप्यूटर को कंप्लीट करेंगे और यह पढ़ेंगे हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट के नोट्स से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और मेमोरी हम कंप्लीट करेंगे 5 टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूट और इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर किससे मिलकर बना है? तो सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशन एंड आर रिसर्च। तो कंप्यूटर बनता है सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्टिकुलर, यू यूज फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। अब आती है कंप्यूटर की परिभाषा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो कंप्यूटर क्या है? इसकी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं को पूरा करती है। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। अब आता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा या निर्देशकों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशकों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है और परिणाम के अनुरूप आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या करता है? फिर डेटा और निर्देशकों को, परिणामों को स्टोर भी करता है। उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा या निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशकों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में परिवर्तित या निर्गत करता है। डेटा, निर्देश, परिणामों को स्टोर भी करता है, तो उसे कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के विकास क्रम। सबसे पहले आया था अबेकस। ये क्या था? बहुत सारा, मतलब बहुत तार लगा होता था और उसमें बहुत सारे मोती डले होते थे, जिसको क्या कहा जाता था? अबेकस कहा जाता था। फिर आता है पास्कलाइन। इसको 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। प्रथम यांत्रिक गणना वाली मशीन थी। तो पास्कल क्या था? हम जैसे कि आपको एग्जाम में क्या दिया दिया, कैलकुलेटर दे दिया जाए तो आप पास हो जाओगे, तो वैसे ही पास्कलाइन क्या था? बेलेज पास्कल के द्वारा 1642 में बनाया गया था। प्रथम यांत्रिक गणना की मशीन थी, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी कंप्यूटर का पास्कलाइन। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन। इसको 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। भाप चलित गणना यंत्र था। तो ये गणना तो करता था, लेकिन किस के द्वारा चलता था? भाप के द्वारा चलता था। भाप चलित गणना यंत्र था डिफरेंस इंजन, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो चलते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेकिन ये भाप से चलता था, इसलिए क्या था? डिफरेंट था। डिफरेंस इंजन 1822 में आया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। भाप चलित गणना मशीन थी। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन। किसने बनाया था? 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। भैया बेचने के लिए निकले थे एनालिटिकल इंजन। तो ये क्या था? स्वचालित था, पंच कार्ड के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया था। क्या था? पंच कार्ड के द्वारा इसको दिशा निर्देशित किया गया था। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1842 में। फिर आता है ABC एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। किसने बनाया था? तो 1939 में एटनस ऑफ और विलफोर्ड बेरी के द्वारा बनाया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंजन के लगा था इसमें, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? ABC इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर, मतलब DB आ गया, ABCD हो गया। तो एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पहला।
किसने बनाया था? एटनस ऑफ विल्फ्रेड बेरी के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आता है मार्क 1, 1944 में बनाया था। किसने? हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। पहला था क्या था? स्वचालित था, विद्युत यांत्रिक गणना करता था। मार्क 1 1944 में आया था। हार्वर्ड आइकन ने इसको बनाया था, क्योंकि मार्क मतलब आइकन लगा दिया उसमें, है ना, तो मार्क हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाया गया था 1944 में, और विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। स्वचालित, खुद चलता था, विद्युत यांत्रिक गणना करता था। नेक्स्ट आता है ENIAC। यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ENIAC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसको 1946 में JP एकर्ड और जॉन मूचली के द्वारा बनाया गया था। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? वो है अपना ABC, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये क्या है? ENIAC, यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। किसने बनाया था? 1946 में एकर्ड और जॉन मूचली के द्वारा इसको बनाया गया था। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको 1949 में वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ऐड करने के लिए बनाया था EDVAC। तो ऐड किया है, तो क्यों ऐड किया है? क्योंकि वो थोड़ा सा नया था। EDVAC न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। यह संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित है। इसमें क्या था? प्रोग्राम भी लगा हुआ था। EDVAC उस मतलब एक ऐड कर दी नई चीज़, क्या था? प्रोग्राम। तो संग्रहित प्रोग्रामर पर आधारित था EDVAC। इसको वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था 1949 में। नेक्स्ट आता है UNIVAC। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1954 में बनाया गया था। व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्य के लिए प्रायोगिक प्रथम कंप्यूटर था। तो ये अन्य कार्य के लिए था, व्यवसाय के लिए था, और यह एक प्रायोगिक प्रथम कंप्यूटर था। यूनिक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो कि व्यापारिक और अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। एप्पल सेकेंड, इसको 1977 में बनाया गया था। पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। क्या था? पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था एप्पल। चलिए हम इसको देखते हैं कंप्यूटर के विकास को फिर से। पहले आया था अबेकस, जो कि दुनिया का पहला प्राचीन गणना यंत्र था। फिर आता है पास्कल। इसको विलेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था 1642 में, और यह पहला यांत्रिक गणना मशीन थी। फिर आता है डिफरेंस इंजन। इसको भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। डिफरेंस इंजन 1822 में। यह भाप चलित गणना यंत्र था। इसके बाद लेकर आते हैं वो एनालिटिकल इंजन, जो कि 1842 में बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और यह स्वचालित पंचकाट्य पर दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था। फिर आता है ABC एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1939 में बनाया गया था जॉन एटनस ऑफ विल्फ्रेड बेरी के द्वारा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मार्क 1 1944 में बनाया गया था हार्वर्ड आइकन के द्वारा। विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करता था। नेक्स्ट आता है ENIAC। इसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। इसको 1946 में बनाया गया था JP एकर्ड और जॉन मूचली के द्वारा। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था पहला। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉन न्यूमैन के द्वारा 1949 में बनाया गया था। संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। 1954 में बनाया था। व्यावसायिक, व्यापारिक और सामान्य कार्य करने के लिए पहला प्रायोगिक कंप्यूटर था UNIVAC, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। 1954 में बनाया गया था। किसके लिए? व्यापारिक और सामान्य कार्य करने के लिए एक प्रायोगिक प्रथम कंप्यूटर था। एप्पल 1977 में आया था। पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। अब आता है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? क्यों हम कंप्यूटर को यूज़ करें? तो उसकी विशेषताएं हैं। इसमें गति होती है,
विश्वसनीयता होती है, स्वचालित होता है, त्रुटि रहित होता है, मतलब जब तक हम खुद त्रुटि नहीं करते तब तक कोई त्रुटि नहीं आती है। कागज रहित कार्य करता है, तो हम पूरा कंप्यूटर एक सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लेते हैं, हमें कागज जरूरत नहीं पड़ती। गोपनीयता बना के रखता है, मतलब पासवर्ड डाल देंगे तो वह गोपनीय रहेगा। कार्य का एक रूपता करता है, तो कार्य को क्या कर देता है, एक रूपता कर देता है। नेक्स्ट आता है विविधता, पुनरावृत्ति करता है और स्फूर्ति, मतलब बहुत तेजी से कार्य करता है, स्फूर्ति होती है उसमें। तो इसकी विशेषताएं क्या है, पहली है गति है, विश्वसनीयता है, स्वचालित है, त्रुटि रहित कार्य करता है, कागज रहित होता है, गोपनीयता बना के रखता है, कार्य की एक रूपता रखता है, विविधता रखता है, पुनरावृत्ति रखता है और स्फूर्ति करता है। पहला आता है गति। एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशकों की संख्या के आधार पर गति को मापा जाता है। तो हम कंप्यूटर की गति को कैसे मापते हैं, तो एक सेकंड में प्रोसेस किए गए डाटा निर्देशकों की आधार के पर गति को मापा जाता है। अतः गति मापने की इकाई MIPS या मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको ज्ञात करता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड अर्थात 10⁻⁹ सेकंड में गणना कर सकता है। तो गति कैसे मापते हैं, तो एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशकों की संख्या के आधार पर कंप्यूटर की गति को ज्ञात किया जाता है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसको ज्ञात करते हैं, MIPS इसको कहा जाता है। वर्तमान में नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ सेकंड में गणना करता है कंप्यूटर। फिर आता है भंडारण क्षमता क्या होती है। तो कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, इनमें नष्ट होने की संभावना कम होती है। तो कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती हैं वे कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संगठित की जाती है, मतलब स्टोर की जाती हैं और इसे नष्ट करना संभावना कम होती है। कंप्यूटर में सूचना कम स्थान घेरती है, अतः इनकी भंडारण क्षमता विशाल एवं असीमित होती है। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करते हैं तो उसकी भंडारण क्षमता कैसी होती है, बहुत मतलब कम जगह घेरता है और भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और असीमित होती है। जैसे हम कागज़ में हार्ड कॉपी में कोई चीज़ रखेंगे तो बहुत सारा पेपर यूज हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत सारी जगह भी घेरेगा। और जो कंप्यूटर में जब हम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना होती है, वो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और जल्दी नष्ट नहीं होता। अब आता है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जैसे ही हम उसमें अपनी इनपुट करते हैं कोई भी अपना मैटर डाटा, तो जल्दी से ही क्या कर देता है, निर्णय ले लेता है। कंप्यूटर परिस्थिति का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देश के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। जो उसने पहले निर्णय दिया होगा उसी के आधार पर वह निर्णय का विश्लेषण करेगा और तीव्रता से निर्णय देने की क्षमता रखता है। अब आती है विविधता। यह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है, हर प्रकार का कार्य कर सकता है। पुनरावृत्ति। अब कोई व्यक्ति को एक ही काम बार बार करने को बोला जाए तो बोर हो जाएगा, लेकिन मशीन ऐसा नहीं करती, एक ही तरह का कार्य बार बार सामान्य विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ कर सकती है। स्फूर्ति। वह मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित होती है। जैसे हम तेज नहीं कर सकते, एक दो बार तो हम बहुत तेजी से दौड़ लेंगे, लेकिन जब रोज रोज करना पड़ेगा तो एक दो बार चक्कर हम थोड़ा धीमे लगाएंगे क्योंकि थक जाएंगे। तो लेकिन जो कंप्यूटर होता है वह मशीन होने के कारण जो मानवीय दोष होते हैं उनसे रहित होती है। वह थकान बोरियत महसूस किए बिना समान क्षमता से कार्य करती रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है उसमें। अब आता है गोपनीयता। पासवर्ड के प्रयोग से इसके कार्य को गोपनीय रखा जा सकता है, मतलब हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे तो हमारी गोपनीयता बनी रहेगी। कार्य की एक रूपता बना के रखता है, लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कार्य की एक रूपता बना के रखता है। कागज रहित कार्य करता है, सारे काम हम कंप्यूटर पर कर लेंगे तो कागज हमारे वेस्ट ही नहीं होंगे, तो और पर्यावरण के लिए संरक्षण में मदद करता है। देखते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो पहले आते सबसे ज्यादा गतिशील होता है। यह अपने निर्देशकों की संख्या के आधार पर एक सेकंड में गति को मापा जाता है। तो MIPS से मापते हैं तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। अब लेकिन नैनो सेकंड में भी हम मापने लगे हैं, 10⁻⁹ सेकंड में इसको मापा जाता है। भंडारण क्षमता। यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना को संग्रहित करता है और इनकी सूचनाएं कभी नष्ट नहीं होने की मतलब संभावना कम होती है। सूचना कम स्थान घेरती है, इसलिए भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है। जल्दी निर्णय ले सकता है, पूर्व परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनका विश्लेषण करके जल्दी से ही निर्णय देने की क्षमता रखता है। विविधता। विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। पुनरावृत्ति। एक ही तरह के कार्य को विश्वसनीयता और तीव्रता करता है। स्फूर्ति। यह मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित होता है, इसलिए बोरियत थकावट महसूस नहीं करता और लगातार समान कार्य को करता है। गोपनीयता। पासवर्ड डाल दो गोपनीयता बनी रहेगी। कार्य की एक रूपता। लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद यह गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कागज रहित कार्य करता है, अर्थात कागज की कमी कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। अब आता है कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं। ये तो विशेषताएं होंगी, कंप्यूटर कितना अच्छा है, लेकिन
कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, बस उतने ही तक काम कर सकता है। तो चल देखते हैं उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। कंप्यूटर गुणों के बावजूद कुछ सीमाएं भी रखता है, जैसे बुद्धिमत्ता की कमी तथा शून्य होती है, मतलब इसमें IQ बिल्कुल नहीं होता है, मतलब 0 होता है, बिल्कुल शून्य, कुछ निर्णय नहीं ले सकता। यदि अपन ने उनमें कुछ पहले से फीड नहीं किया है तो वो बुद्धू है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, अर्थात IQ शून्य होता है। बहुत खर्चीला होता है, कितना बिल आता है कंप्यूटर को यूज़ करने पर, तो खर्चीला होता है। वायरस का खतरा हमेशा रहता है कि आपने पूरे इंस्ट्रक्शन उसमें डाल दिए, पूरा अपना मैटर कागज में नहीं रखा और हमने कंप्यूटर में डाल दिया, वहां पे वायरस आ गया और पूरा कंप्यूटर खराब, सारा मैटर गया। तो ये क्या होता है, वायरस का खतरा रहता है। विद्युत पर निर्भरता है कि लाइट चली गई तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, लाइट नहीं है तो आप बैठे हो, कंप्यूटर होने के बाद भी आप उस पर कुछ काम नहीं कर सकते, तो विद्युत पर निर्भरता होती है। भावनाओं का अभाव होता है, आप उसका रो लो गा लो कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मशीन है। भावनाओं का अभाव होता है। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, मतलब जब उसमें IQ ही नहीं है तो निर्णय भी नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता। फिर आती है सोचने की क्षमता का अभाव, वो खुद मतलब IQ नहीं है, निर्णय नहीं ले सकता, सोच नहीं सकता, ये कमियां होती हैं उसमें। विद्युत और यूजर पर निर्भर होता है, मतलब बिजली पर आधारित है और यूजर पर आधारित है। आप उस पर काम देते जाओ वो करता जाएगा, लेकिन खुद अपने मन से काम नहीं करेगा। तो इसकी सीमाएं क्या कहती हैं, बुद्धिमत्ता की कमी होती है, शून्य IQ होता है, खर्चीला होता है, वायरस का खतरा रहता है, विद्युत पर निर्भरता होती है, भावनाओं का अभाव होता है, निर्णयात्मक क्षमता लेने की कमी होती है, सोचने समझने की कमी होती है, विद्युत पर आधारित होता है और यूजर पर आधारित होता है। ये इसकी सीमाएं थी। अब आती है कंप्यूटर की अनुप्रयोग क्या है भैया। हम ये तो हमने देख ली सीमाएं, लेकिन हम इसका कंप्यूटर का उपयोग करेंगे कहाँ 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 कर सकते हैं, तो देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बेहद बृहद क्षेत्र में होता है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कंप्यूटर का यूज ना किया जाता हो। तो पहले आता है डेटा प्रोसेसिंग में, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग में। फिर आता है, अभी तो वर्तमान में शिक्षा भी होने लगी है, ऑनलाइन शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मनोरंजन में थिएटर वगैरह जाते हैं, मोबाइल पे टीवी, मतलब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मूवी वगैरह भी देखते हैं। मनोरंजन में, बैंक में भी प्रयोग किया जाता है, संचार में होता है, जो कि हम अभी फोन चला रहे हैं, ये भी तो कंप्यूटर है। चिकित्सा क्षेत्र में जैसे कि MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, एक्सरे वगैरह मशीन हो गई, तो ये भी क्या है, चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं। फिर आता है प्रशासन में, सारे आजकल प्रशासन भी सब हो रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड। रेलवे एवं वायुयान आरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे में करते हैं और वायुयान आरक्षण में भी किया जाता है। सुरक्षा में प्रयोग किया जाता है और उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अनुप्रयोग कौन कौन से कंप्यूटर में है, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा कोई शायद ही क्षेत्र होगा जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो। तो सबसे पहले आता है डेटा प्रोसेसिंग में, शिक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, मनोरंजन में, बैंक में, संचार में, चिकित्सा में, प्रशासन में, रेलवे वायुयान आरक्षण में, सुरक्षा में, उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले आता है, डेटा प्रोसेसिंग में जनगणना करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, परीक्षाओं के परिणाम और अन्य डाटा तैयार किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग में। फिर आता है शिक्षा में, हम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन शिक्षा होने लगी है, वर्चुअल क्लासें ली जाती हैं, डिजिटल पुस्तकालय द्वारा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा रहा है, तो शिक्षा में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। फिर आते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, विभिन्न वैज्ञानिक गणनाएं जैसे जटिल रहस्यों को सुलझाने में भी, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें करते हैं, हम वैज्ञानिक गणनाओं पर जटिल रहस्य को सुलझाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बैंक में ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, चेक भुगतान, पासबुक एंट्री आदि में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है संचार में, तंतु प्रकाशित संचारण, मतलब फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। जब से ये फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन आया है ना, तब से और ज्यादा क्रांति आ गई। तो संचार में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में CT स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में, विभिन्न आधुनिक चिकित्सा उपकरणों में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रशासन, E-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं उपलब्ध कराने में भी हम प्रशासन में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ग्रहों, उपग्रह, अंतरिक्ष घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने में भी हम, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में सारे डाटा को प्रोसेस करने में, जैसे जनगणना का हो गया, सांख्यिकी विश्लेषण हो गया, परीक्षा के परिणाम हो गए, उस डेटा को तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा प्रणाली, अब सब वर्चुअल हो गया है,
तो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, वर्चुअल क्लासें हो गई हैं, डिजिटल पुस्तकालय हो गए हैं। तो शिक्षा को सुलभ बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में जितनी भी जटिल रहस्य होते हैं उनको सुलझाने में, गणना करने में प्रयोग किया जाता है। बैंकों में, एटीएम में, ऑनलाइन बैंकिंग में, चेक भुगतान में, पासबुक एंट्री में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। संचार में, तंतु प्रकाशी संचार में मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। चिकित्सा में सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, इस सब में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। प्रशासन में ई गवर्नेंस होने से, डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होने से क्या हो गया है, कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है प्रशासन में भी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्ष घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो मुख्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। पहले तो उनका कार्य क्षमता और तकनीकी के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा आकार के आधार पर। कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं। पहला होता है कार्य पद्धति तकनीक आधार, दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा होता है आकार के आधार पर। पहला आता है कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य और उसकी पद्धति क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके आधार पर। तो इसके आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन कौन से कंप्यूटर हैं? पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें एनालिटिकल जो थ्योरीज वगैरह होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है, जैसे कि तापमान, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालिटिकल जो यूनिट्स होती हैं उनका अध्ययन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो डाटा निरूपित होता है और लगातार परिवर्तित होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है और इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं, लेकिन कई जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण घड़ी में, वाहन की जो गति मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, और वोल्ट मीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का किसमें? साधारण घड़ी में, वाहन की गति मीटर में और वोल्ट मीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसमें ऐसा डेटा का निरूपण किया जाता है जो कि लगातार परिवर्तित होता है, उसी राशि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तापमान, दबाव, विद्युत वोल्टेज वगैरह का, है ना। इसकी गति बहुत धीमी होती है और कंप्यूटर अब प्रचलन में बहुत कम है। नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा इनकी गणना के लिए भी द्विआधारी अंक या फिर बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। यह गति तीव्र होती है और वर्तमान में प्रचलित है और अधिकांश कंप्यूटर इसी पर चलते हैं। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? डेस्कटॉप हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। सारे कंप्यूटर किसमें आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में भी आते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। इनकी गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और यह गति में तीव्र होते हैं और वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी पर चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर पर। और डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, यह भी इसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण रूप होता है। इसमें गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जब इनपुट या आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी लक्षण होंगे, डिजिटल कंप्यूटर के भी होंगे। तो अब ये क्या करता क्या है? तो जब गणना करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो बाइनरी सिस्टम का या फिर डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करता है। लेकिन जब उसको इनपुट या आउटपुट में एनालॉग संकेत का प्रयोग करना पड़ता है, संकेत दिखाने पड़ते हैं, तो वह एनालॉग संकेत दिखाता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में और विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो कैसे? इसकी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग का जो डाटा का निरूपण करता है वह लगातार परिवर्तित होती रहने वाली राशि है। तापमान, दाब, वोल्टेज, विद्युत वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी गति धीमी होती है और कंप्यूटर पर प्रचलन में नहीं है, लेकिन जो साधारण घड़ियां होती हैं, वाहन की गति मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। इसमें गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और गति में तीव्र होते हैं, वर्तमान में प्रचलित हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण पाए जाते हैं। गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट में जब उनको संकेत दिखाना होता है एनालॉग का, तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान आदि में किया जाता है।
फिर आता है उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में ये कंप्यूटर जिनका प्रयोग सामान्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग घरों दुकानों में होता है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए, कोई मतलब स्पेशल यूज नहीं है इनका, बस सामान्य उपयोग के लिए यूज होते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। फिर आता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है, जैसे कि मौसम विज्ञान के लिए, कृषि के लिए, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण उद्देश्य और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य। साधारण उद्देश्य में इनका कोई साधारण उपयोग ही होता है, घरों और दुकानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल डेस्कटॉप। लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं तो यह विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं स्पेशल तरीके से। सीपीयू की क्षमता भी अलग होती है, जैसे कि मौसम विज्ञान के लिए, कृषि के लिए, युद्ध के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रत्युष होगा, मिहिर वगैरह होगा, ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। पहला मेन फ्रेम, एक मेन फ्रेम में जुड़े हैं तो मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये आकार के आधार पर होते हैं। पहला आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मुख्य रूप से एक केंद्रित स्थान पर होता है जो सभी डेटा एवं अनुदेशों को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा केंद्रीय डेटाबेस एवं प्रोसेसिंग क्षमता का प्रयोग करता है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, इसमें एक मेन फ्रेम में रहता है। तो एक कंप्यूटर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक जो कंप्यूटर होता है वो मेन मुख्य केंद्र में रखा होता है, जो कि क्या करता है, डेटा को और अनुदेशों को स्टोर करके रखता है। जितने भी उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं, डेटा होती हैं, उनको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो वो क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बीच में रखा होता है। और जो अन्य उपयोगकर्ता कंप्यूटर होते हैं वो उसके चारों तरफ रखे होते हैं और डम टर्मिनल के माध्यम से मेन कंप्यूटर से या मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तथा केंद्रीय डाटाबेस प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। क्या करता है, केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता है। तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, मतलब ज्यादा डाटा को स्टोर करते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी कैसी होती है, तीव्र होती है। तभी मेन में रखा है ना, उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है, स्टोरेज ज्यादा कर सकता है और प्रोसेसिंग की क्षमता भी ज्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े एक साथ कई अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे डम टर्मिनल के द्वारा अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसमें उपयोगकर्ता अलग अलग कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इतने सारे कंप्यूटर हैं उस पर जो यूजर हैं वो अलग अलग हैं और वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टी यूजर कंप्यूटर हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो अपना टाइम भी शेयर कर रहा है और मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे आरक्षण में, रक्षा में, अनुसंधान में और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है। पहला तो ये है क्या है, एक इसके केंद्र में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो कि सभी निर्देश और डाटा को एकत्रित करके रखता है। सभी उपयोगकर्ता डम टर्मिनल के माध्यम से इससे जुड़े होते हैं और जो केंद्रीय डाटाबेस प्रोसेसिंग क्षमता का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो होता है बीच में रखा होता है उसका आकार क्षमता बड़ा होता है, डाटा स्टोरेज ज्यादा कर सकता है और प्रोसेसिंग करने की गति भी ज्यादा होती है। इसके साथ अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं, वह एक ही साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की क्षमता होती है और इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में, रेलवे में, बैंक में, रक्षा अनुसंधान में, अंतरिक्ष विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रोफोन से क्या होता है, आकार में छोटा होता है, जबकि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे बड़ा होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े थे, तो उससे छोटा होता है मिनी और मिनी से छोटा होता है माइक्रो।
पहले क्या आता है, मिनी कंप्यूटर। ये आकार में क्या होते हैं, मेन फ्रेम से छोटे लेकिन माइक्रोफोन कंप्यूटर से बड़े। इनका आविष्कार 1965 में किया गया था। DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। तो मिनी कंप्यूटर को किसने बनाया था, DEC ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने बनाया था। इनकी संग्रहण क्षमता और गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है और जो गति होती है वह किससे ज़्यादा होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संस्थानों का साझा प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं और अलग अलग संसाधनों का प्रयोग भी करते हैं। इसका उपयोग यात्री आरक्षण में, बड़े ऑफिस में, कंपनी में और अनुसंधान में किया जाता है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े। माइक्रोफोन कंप्यूटर से इनकी क्षमता और गति भी ज़्यादा होती है। इनका आविष्कार 1955 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। यह कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अन्य संसाधनों को भी साझा कर सकते हैं। इसका प्रयोग यात्री आरक्षण में, बड़े ऑफिस में, कंपनी और अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1970 में प्रारंभ हुआ था, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे थे, तभी माइक्रो कंप्यूटर भी बनने लगे। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया था। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका 1970 में प्रारंभ हुआ था, जब CPU माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे थे, तब इसका प्रयोग किया जाने लगा माइक्रो कंप्यूटर का, और सबसे पहले IBM कंपनी ने प्रारंभ किया था। फिर आता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में इसका प्रयोग करते थे। माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जिसकी क्षमता कई गुना हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आए, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आए, जिससे माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आने लगी और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। फिर आते हैं मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया था। जो मल्टीमीडिया है और इंटरनेट है, इसके विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में बढ़ा दिया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, बुक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और माइक्रो कंप्यूटर के भिन्न रूप होते हैं। यह घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, व्यापार में, उत्पादन क्षमता में, मनोरंजन में, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है हमारा नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर। यह 1970 में प्रारंभ हुआ था, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा तो माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। IBM कंपनी ने सबसे पहले बनाया था। इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का माइक्रो प्रोसेसर आए, और इसके आकार में कमी आई और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया में, इंटरनेट के विकास में माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता हर क्षेत्र में पहुंच गई। इसमें पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं, और इसका प्रयोग हम घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, व्यापार में, उत्पादन क्षमता में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में करते हैं। फिर आता है पर्सनल कंप्यूटर। PC का, ये पर्सनल कंप्यूटर का जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है। तो कौन है, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स हैं। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट होते हैं, और सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर भी लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कीबोर्ड लगा होता है, मॉनिटर लगा होता है, सिस्टम यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी और हार्डवेयर लगे होते हैं। एक छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर होता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इस पर एक बार में एक व्यक्ति या सिंगल यूजर कार होता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। मतलब क्या होता है, एक साथ कई कार्य कर सकता है, मल्टीटास्किंग होता है। कुछ प्रमुख PC पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन कौन सी हैं, IBM हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल, कॉम्पैक, जेनिथ, HCL, HP आदि कंप्यूटर। ये आदि कंपनी क्या है, PC या पर्सनल कंप्यूटर को बनाती हैं। इसका प्रयोग हम घर में, ऑफिस में, व्यापार में, शिक्षा में, मनोरंजन में, डाटा संग्रहण में, प्रसारण, प्रकाशन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर को सबसे पहले हेनरी एडवर्ड रॉबर्टसन ने बनाया था।
यह डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेमोरी और हार्डवेयर कई लगे होते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसके कारण इसका हम एक सिंगल यूजर होता है कार्य करने के लिए, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है, इसलिए मल्टीटास्किंग भी होता है। इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? आईबीएम है, लिनोवो है, एप्पल है, कॉम्बैक्ट है, जेनिथ है, एचसीएल है और एचपी है। इसका प्रयोग हम घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण और प्रकाशन में कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वर्क स्टेशन। यह एक शक्तिशाली पीसी होता है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण एवं बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह एक बार एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है ये वर्क स्टेशन? मतलब पर्सनल कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता उससे ज़्यादा होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है और बेहतर डिस्प्ले होता है। उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। एक बार में इस पर भी एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण आदि क्षेत्र में किया जाता है, वास्तविक परिस्थिति का उत्पादन करने में और उसका अध्ययन करने के लिए। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, इसका आविष्कार एडम्स ऑसबोर्न के द्वारा किया गया था 1981 में। तो लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? एडम ऑसबोर्न ने किया था। 1981 में इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर होता है जिससे ब्रीफ केस वगैरह में रखा जा सकता है और यहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। चूंकि इसका प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, इसलिए इसको लैपटॉप कहा जाता है। इसमें एक मुड़ने योग्य एलसीडी होती है, मॉनिटर, कीबोर्ड, टच स्क्रीन या टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव और अन्य पोर्ट भी इसमें होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? एक मुड़ने योग्य एलसीडी होती है जिसको मॉनिटर का टाइप हो गया, एक कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है और सीडी और डीवीडी ड्राइव और अन्य पोर्ट भी इसमें लगे होते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकता है। इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी सामान्य जो कि लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से हम इंटरनेट से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लैपटॉप हो गया। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1981 में किया था। किसने किया था? एडम ऑसबोर्न ने किया था। यह ब्रीफ केस में रखने वाला एक कंप्यूटर होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर की जैसी विशेषताएं होती हैं, लेकिन गोद में रखने के कारण इसको लैपटॉप कहा जाता है। इसमें एक मुड़ने वाली एलसीडी होती है, कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव होती है, अन्य पोर्ट भी लगे होते हैं। इसमें बैटरी मतलब चार्ज करने वाली बैटरी होती है जो कि लिथियम आयरन बैटरी होती है। इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई भी लगे होते हैं और इंटरनेट की सहायता से हम इसको जोड़ सकते हैं। नेटबुक, नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट और नोटबुक शब्द के मिलने से हुई है। तो नेटबुक कैसे बना है? नोटबुक और इंटरनेट से बना है। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का एक लघु संस्करण होता है। ये क्या है? एक लघु संस्करण है किसका? लैपटॉप का और नोटबुक का, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। यह नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का एक लघु संस्करण होता है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। नोटबुक का आकार कैसा होता है? आकार और वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। क्योंकि आकार में छोटा है तो प्रोसेसिंग और स्टोरेज की क्षमता भी कम होगी। तो नेटबुक क्या है? इंटरनेट और नोटबुक से मिलकर बना है। नोटबुक और लैपटॉप जो है उसका लघु संस्करण है। यह गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करके विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका वजन और आकार लैपटॉप से कम होता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। फिर आता है टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ना कीबोर्ड होता है ना फिर माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इनपुट के लिए एक स्टाइलिश पेन, टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। इनपुट के लिए हम किसमें करते हैं? टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं या फिर एक पेन का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हम स्मार्टफोन की तरह करते हैं। चूंकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है अतः इसे हैंडलेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। एप्पल कंपनी का आईपैड
टैबलेट कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो जो आईपैड है वो क्या है, एक टैबलेट कंप्यूटर है। टैबलेट कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से छोटा होता है, इसमें माउस और कीबोर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें एक स्टाइलिश पेन या फिर टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, इसमें वर्चुअल और ऑन स्क्रीन से डाटा, ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड होता है उससे डाटा इंटर किया जा सकता है, इसमें इंटरनेट से जोड़कर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हाथ में लेने के कारण इसको हैंडलेंड कंप्यूटर कहा जाता है। जो एप्पल है उसका एक आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। फिर आता है पाम टॉप। यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। इसमें कीबोर्ड की जगह हम इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य किया जाता है। तो इसमें कीबोर्ड नहीं होता, बल्कि हम कैसे करते हैं, आवाज़ के द्वारा इसमें इनपुट कराया जाता है। इसमें पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसे इंटरनेट से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। तो ये क्या है, पाम टॉप है, हाथ में लेकर, पाम में लेकर इसका प्रयोग किया जाता है। मिनी लैपटॉप भी इसको कहा जा सकता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ के द्वारा इनपुट कार्य भेजा जाता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसे इंटरनेट से जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। फ़ोन की तरह भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, सब मिनी की नहीं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। कौन कौन से, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, नोटपैड, नेटपैड, टैबलेट और पाम टॉप। ये सब क्या है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। यह अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है, विशाल भंडारण क्षमता, मेमोरी वाला कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, इसलिए सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, हम उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सुपर कंप्यूटर का। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। कैसे कर सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं तथा इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड की गणना किस में की जाती है, फ्लॉप्स में की जाती है। जैसे कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में की जाती है। तथा फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से होता है जिनमें भिन्न संख्याएं भी शामिल होती हैं। इसमें क्या होती है, भिन्न या फिर फ्रिक्शनल नंबर्स भी शामिल होते हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से होता है तथा विभिन्न संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में की जाती है, जिसे कहा जाता है एक पेटाफ्लॉप 10⁻50 फ्लॉप्स कहा जाता है। विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर की गणना का श्रेय अमेरिका के रिसर्च कंपनी को जाता है जिसकी स्थापना शिमोर क्रे के द्वारा की गई थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए शिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारण का पता लगाने के लिए, वायुयान के लिए, ऑटोमोबाइल्स उद्योग में डिजाइन तैयार करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का परमाणु भट्टी के सब कैपिटल परीक्षण के द्वारा में भी किया जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है, इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इसका निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर का एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग किसी भी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर अनेक उपयोगकर्ताओं के साथ काम करता है तथा इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड कहा जाता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य सुपर कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से होता है। इसमें भिन्न संख्याएं या फ्रिक्शनल यूनिट होती हैं।
वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, जो कि एक पेटाफ्लॉप्स बराबर होता है 10⁻50 फ्लॉप्स। प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? की रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसका स्थापना शिमोर क्रे के द्वारा की गई थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए शिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान एवं डिजाइन तैयार करने के लिए, कंप्यूटर उद्योग में तेल के भंडारण का पता लगाने के लिए, वायुयान के लिए, ऑटोमोबाइल्स उद्योग में डिजाइन तैयार करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब कैपिटल्स परीक्षण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्लो शावर, जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया था। तो सबसे पहले भारत में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्लो शावर है, जिसका विकास किसने किया था? नाल के द्वारा किया गया था, नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग पुणे के द्वारा किया गया था। तो भारत में जब परम सीरीज है उसके सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए हैं? सीडेक के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में सीडेक के निदेशक डॉक्टर विजय भाटकर ने किया था, जिस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। परम पद्म सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया था। इसकी गणना 1 टेराफ्लॉप, मतलब 1 टेरा बराबर कितने होते हैं? 10⁻12 फ्लॉप्स होते हैं, यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड में कर सकता है। तो पहले आता है परम 8000, ये पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास किसने किया था? सीडेक के निदेशक डॉक्टर विजय भाटकर के द्वारा किया गया था 1991 में, इसलिए विजय भाटकर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है भारत में। फिर आता है परम पद्म, जो 2003 में बनाया गया था और यह टेराफ्लॉप्स में गणना करता है, मतलब 1 खरब गणना प्रति सेकंड करता है। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया था। परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया था, जो कि सीडेक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप होती है। इस तरह से सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देश अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। परम युवा सेकंड, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण 2003 में किया गया था, सीडेक द्वारा विकसित किया गया था, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इसकी क्षमता कितनी थी? 500 टेरा फ्लॉप थी। मतलब यह सुपर कंप्यूटर था जिसमें 5 देश अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है ये। फिर आता है अनुपम सीरीज में सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? बार्क के द्वारा किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा। किसने बनाया था? अनुपम बार्क के द्वारा बनाया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा मुंबई। प्रेस, ये क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड एवोल्यूशन सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? अनुराग, जिसका नाम है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद के द्वारा DRDO ने किया था। तो पहले आता है प्रेस, जिसका फुल फॉर्म है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन सीरीज में सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप के द्वारा हैदराबाद DRDO ने तैयार किया था। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर और किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो पहले आता है एक्का, तो CRL के द्वारा किया गया है, जो कि पुणे में स्थित है। फिर आती है सागा 220, इसका इसरो ने विकसित किया है। फिर आता है HP अपोलो, इसको IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। वर्गो को IIT मद्रास ने विकसित किया है। विक्रम 100, तो ये क्या है? फिजिक्स रिसर्च लैब अहमदाबाद के द्वारा विकसित किया गया है। आदित्य प्रत्यूष, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेट्रोलॉजिकल के द्वारा इसको विकास किया गया है। तो पहला आता है एक्का, यह CRL पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। सागा इसरो ने विकसित किया है। HP पोलो
IIT दिल्ली ने विकसित किया है। बरगो IIT मद्रास ने, विक्रम 100 को फिजिक्स रिसर्च लैब अहमदाबाद ने, आदित्य प्रत्यूष को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्य अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की दिशा में कार्य करता है। तो CDEC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और उनसे संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की दिशा में कार्य करता है। CDEC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके द्वारा 1988 में ही प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, जिसकी गति 1 गीगाफ्लॉप थी, उसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1988 में हुआ है पुणे में, और 1988 में ही इसने सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम, और इसकी गति कितनी थी? 1 गीगाफ्लॉप थी। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटरिंग। सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का भौतिक मूर्त रूप होता है जो कि संगठन को उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है जिन्हें नियमित कंप्यूटर के साथ हल किया जाना असंभव होता है। उसे क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की एक भौतिक मूर्त रूप होता है जो कि संगठन को उन समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाता है जिन्हें नियमित कंप्यूटर के साथ हल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन क्या है? मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? एक उच्च कंप्यूटर प्रदर्शनी कंप्यूटर है जो कि भौतिक मूर्त रूप होता है जो संगठन और उनकी समस्या को हल करने में सक्षम होता है और नियमित कंप्यूटर के साथ हल किया जाना असंभव होता है जिन समस्याओं को। और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है? तो मार्च 2015 में 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई। मिशन के तहत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाली सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं R&D संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। तो सुपर कंप्यूटर क्यों लगाए जा रहे हैं? तो 70 से ज़्यादा कंप्यूटर लगाए जाएंगे, उच्च प्रदर्शनी वाले सुपर कंप्यूटर। एक विशाल सुपर कंप्यूटर ग्रिड बनाया जाएगा और यह राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान और जो R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान है, उनके सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है इसके द्वारा। यह मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो ये क्या बताता है? भारत का डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण बताता है। मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CDEC और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो मिशन को किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CDEC और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क या नेशनल नॉलेज नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। महत्व: यह देश में विज्ञान एवं अकादमिक समुदाय की बढ़ती कंप्यूटर मांग को पूरा करने में मदद करेगा। यह देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह मिशन के क्रियान्वयन में देश के बड़े वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी समुदाय की पहुंच सुपर कंप्यूटर तक हो पाएगी, जिससे बहु अनुशासनात्मक समस्याओं को हल करने की क्षमता में निर्माण में मदद मिलेगी। तो ये क्या करेगा? देखो, पहले आता है सुपर कंप्यूटर क्या है? तो यह एक उच्च प्रदर्शनी वाला कंप्यूटर का भौतिक मूर्त रूप होता है जो कि उन समस्याओं को हल करता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर हल नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है? मार्च 2015 में स्टार्ट किया गया था।
4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन को स्थापित किया गया था। इसमें 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटर ग्रिड बनाया जाएगा, जो कि राष्ट्र में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं और R&D संस्थान हैं उनको सशक्त बनाएगा। और यह भारत के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण पर स्थापित किया गया है। तो यह मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडेक एवं भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। महत्व क्या है? तो इससे देश में वैज्ञानिक और अकादमिक समुदाय की बढ़ती कंप्यूटिंग मांग को पूरा किया जाएगा। देश को वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन में बड़े वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी समुदाय की पहुंच सुपर कंप्यूटर तक हो पाएगी, जिससे बहु अनुशासनात्मक समस्याओं को हल करने की क्षमता के निर्माण में मदद मिलेगी। वैश्विक परिदृश्य क्या है? विश्व स्तर पर अधिकतर सुपर कंप्यूटर के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चीन के पास है। विश्व की भारत की स्थिति क्या है? विश्व में तो सबसे ज़्यादा चीन है, लेकिन भारत में कौन है? तो भारत की स्थिति क्या है? तो मिशन के तहत प्रथम सुपर कंप्यूटर परम शिवाय IIT BHU ने 837 टेराफ्लॉप की क्षमता से स्थापित किया था। दूसरा सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर ने 1.66 पेटाफ्लॉप की क्षमता से स्थापित किया गया है। तीसरा सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्म, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 797 टेराफ्लॉप है। तो भारत की स्थिति क्या है? तो भारत में मुख्यतः 3 सुपर कंप्यूटर हैं। तो इस मिशन के तहत जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन था ना, इसके तहत 3 बनाए गए हैं। तो पहला आया है परम शिवाय, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था, IIT BHU में लगाया गया है, 837 टेराफ्लॉप का था। फिर दूसरा सुपर कंप्यूटर परम शक्ति है, जो कि शक्ति के पास क्या होती है? खड़क होती है। तो IIT खड़गपुर के पास लगाया गया है, 1.66 टेराबाइट या टेराफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। फिर आता है परम ब्रह्म, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे में स्थापित किया गया है और यह 797 टेराफ्लॉप का है। फिर आता है टॉप 500 परियोजना, इसकी स्थापना 1993 में शुरू की गई थी। सुपर है तो हमारे 1993 में आए हैं। तो टॉप 500 परियोजना 1993 में शुरुआत की गई थी। यह विश्व में 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को रैंक प्रदान की जाती है। हाल ही में इसका संस्करण 59वां संस्करण जून 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके अनुसार भारत में 5 सबसे सुपर कंप्यूटर हैं। देखो, जो टॉप 500 परियोजना है ये क्या है? तो यह एक रैंकिंग जारी करती है सुपर कंप्यूटर के पास बारे में कि सुपर कंप्यूटर किसके पास है और कौन सा सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? टॉप 500 परियोजना के तहत की जाती है। 1993 से इसको स्टार्ट किया गया था। 500 सबसे सुपर कंप्यूटर के बारे में बताती है। 59वां संस्करण हुआ था जून 2022 में। इसमें सबसे 5 सुपर कंप्यूटर थे। सबसे पहला था फ्रंटियर, जो कि USA का है और 1102 पेटाफ्लॉप इसकी क्षमता थी। सबसे तेज कौन सा है? सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है तो फ्रंटियर, जो कि USA का है। फिर आता है फुगाकू, जो कि है कहाँ का? जापान का। नेक्स्ट आता है हमारे ल्यूमी का, जो है फिनलैंड का। इसका है ल्यूमी, फिनलैंड। लूमी फिनलैंड का है ये। समिट USA का है, तो समिट कहाँ का है? उनने अपना फ्रंट से सबमिट कर दिया, फ्रंटियर और समिट दोनों USA के हैं। फ्रंटियर सबसे तेज है और फ्रंटियर सबसे तेज है और जो समिट है वह 4थे स्थान पर है। फिर आता है शेयरा, यह शेयरा भी USA का है। तो 5 टॉप सुपर कंप्यूटर में 3 तो USA के हैं और फिर बाद में एक जापान का है और एक फिनलैंड का है। तो जापान का नाम है फुगाकू और जो फिनलैंड का है उसका नाम है ल्यूमी। इस सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर को भी स्थान मिला है, जो कि है परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। परम सिद्धि है 111वां स्थान मिला है, प्रत्यूष को 132वां स्थान मिला है और मिहिर को 249वां स्थान मिला है, 249वां।
परम सिद्धि की क्षमता कितनी है, तो 4.62 पेटाफ्लॉप है। प्रत्यूष की 3.76 पेटाफ्लॉप है और मेहर की है 2.57 पेटाफ्लॉप। 3 प्रमुख कंप्यूटर हमारे मतलब भारत से लिए गए हैं, जो कि कौन से हैं, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मेहर। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या अंतर होता है, तो चलिए हम इनकी तुलना करते हैं। आधार क्या लेंगे हम, कार्य लेंगे, आविष्कार लेंगे, है ना। तो पहले आता है सुपर कंप्यूटर। इसका कार्य क्या है, सुपर कंप्यूटर तेजी से बड़े और जटिल गणितीय संगणना कर सकता है, सुपर कंप्यूटर है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर के रूप में कार्य करता है, बड़े डेटा को संग्रहित करता है और एक साथ बड़ी संख्याओं में उपयोगकर्ता को सर्विस भी प्रदान करता है। तो मल्टी यूज़र होता है और मल्टीटास्किंग होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन एक सर्वर के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है कई बड़ी जटिल गणितीय संगणनाओं को कर सकता है। फिर आता है आविष्कार। आविष्कार में सुपर कंप्यूटर, पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सिमोर क्रे ने वर्ष 1976 में क्रे 1 में किया था, मतलब क्रे 1 से किया था। किसने किया था, सिमोर के द्वारा 1976 में क्रे 1 किया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर था। और जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको IBM ने पहला सफल मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसने बनाया था, IBM के द्वारा बनाया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो सुपर कंप्यूटर है वह सिमोर क्रे के द्वारा बनाया गया था 1976 में, क्रे 1। गति, एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन निर्देशित कर सकता है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वह एक साथ लाखों इंस्ट्रक्शन निष्पादित कर सकता है। तो सिर्फ हमारा मेन फ्रेम लाखों में गणना कर सकता है या इंस्ट्रक्शन को निर्देशित कर सकता है, और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वह 1 सेकंड में खरबों अरबों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस निर्देशित कर सकता है। आकार क्या है, तो हमारा सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, क्यों सुपर है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। खर्चा, सुपर कंप्यूटर जो होता है वह सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, और लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वह सुपर कंप्यूटर से तो कम ही महंगे होते हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें व्युत्पन्न संस्करण होता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। लेकिन जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वह क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक व्युत्पन्न संस्करण है। फिर से देखते हैं, तो हमारे सबसे पहले आता है कार्य। सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है, जटिल और बड़ी गणनाएं कर सकता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वह एक सर्वर के रूप में कार्य करता है, बड़े डेटा को संग्रहित कर सकता है, एक साथ कई संख्या में उपयोगकर्ता को सर्विस दे सकता है। आविष्कारकर्ता, सुपर कंप्यूटर को सिमोर क्रे के द्वारा क्रे 1 1976 में खोजा गया था, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको IBM कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। फिर आती है गति। तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वह 1 सेकंड में अरबों पेटाफ्लॉप या फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन निर्देशित कर सकता है। लेकिन जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वह एक साथ सिर्फ लाखों इंस्ट्रक्शन निर्देशित कर सकता है। आकार, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं और महंगे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। खर्चे में सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे महंगे होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर से तो कम ही महंगा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो सुपर कंप्यूटर है वह है लाइनेक्स और जो अन्य व्युत्पन्न संस्करण है उन पर कार्य करता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यह मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ अभी तक कितनी हैं, 5 पीढ़ियाँ हैं। तो पहली पीढ़ी आती है हमारी जो 1942 से 1956 तक आई है। इस पीढ़ी के निर्माण में निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। डाटा एवं सॉफ्टवेयर भंडारण हेतु पंच कार्ड, आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो देखो सबसे पहले क्या है, निर्वात था, सब कुछ नहीं था, वैक्यूम ट्यूब था उनके पास सिर्फ, जो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर और डाटा भंडारण करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे, और आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, तो चुंबक रहते वो सबको अपने में डंप कर लेते थे, चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे मेमोरी में। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भंडारण करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, जॉन एम्ब्रोस
फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब किसने बनाई थी? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी। सॉफ्टवेयर मशीन भाषा एवं निम्न स्तरीय भाषा से तैयार किया था। जो सॉफ्टवेयर था वह मशीन भाषा थी, जो निम्न स्तर की भाषा होती है उससे तैयार किया गया था। निर्वात ट्यूब के द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखा गया था। जो निर्वात ट्यूब थी उनके द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण, बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्या करते थे वो उत्पादन करते थे या फिर उत्पन्न करते थे, इसलिए उनको एसी में रखा जाता था। यह बड़े आकार के होते थे, अधिक ऊर्जा खपत करते थे, इनकी गति बहुत धीमी होती थी अभी के मुकाबले देखी जाए तो। इसे चलाने के लिए कई ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी। इतने बड़े बड़े होते थे तो कई सारे ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती थी। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्य में ही किया जाता था। तो पहली पीढ़ी में क्या क्या है देखो, पहले आता है निर्वात ट्यूब लगी है, इसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया है। इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वह निम्न स्तरीय थी या फिर मशीन भाषा में प्रयोग किया गया था। यह बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता था निर्वात ट्यूब, इसलिए इसको एसी में रखा जाता था। निर्वात ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। यह बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करते थे, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, बहुत धीमी गति होती थी, कई ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी और यह वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्य में इसका प्रयोग किया जाता था। फिर आता है दूसरी पीढ़ी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह क्या लग गया था? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। मेमोरी के रूप में भंडारण हेतु चुंबकीय भंडारण उपकरण लगाया गया था, जैसे कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। फिर आती है सॉफ्टवेयर। एक इसमें असेंबली भाषा आ गई थी, तो असेंबली भाषा में तैयार किया गया था। ये अपेक्षाकृत छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे, मतलब छोटे होते थे और कम बिजली खर्च करते थे। इनके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, मतलब इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हो गया था, मतलब अलग अलग बैच मिलने लगे थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर बैटिन ने किसका आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो सेकंड पीढ़ी में क्या क्या आते हैं? तो सेकंड पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। फिर आती है इसमें असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। यह कम खर्चीले और छोटे होते थे। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और जो ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर वेटिन के द्वारा किया गया था। तीसरी पीढ़ी। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप का प्रयोग किया गया था और जो कि एसएसआई एमएसआई पर आधारित थे। आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों में समाहित होने पर कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया था। चुंबकीय भंडारण उपकरण की क्षमता में भी वृद्धि हुई थी। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर की जगह क्या लगने लगा था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा था। इसमें एसएसआई एमएसआई पर आधारित था। इसमें आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसका आकार और छोटा हो गया था। इसमें चुंबकीय भंडारण उपकरण की क्षमता में वृद्धि हो गई थी। जो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क थी ना, उसकी भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई थी। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो 1958 में जैक किल्वी के द्वारा आईसी चिप बनाई गई थी। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई थी, इसमें रैम आ गई थी और इसमें उच्च स्तरीय भाषा पास्कल, सी और बेसिक का प्रयोग किया गया था। इनपुट आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रचलन भी तीसरी पीढ़ी में हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग टाइप शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। चलिए हम देखते हैं किसको, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को। तो तीसरी पीढ़ी में क्या आया था? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आया था और इसकी शुरुआत 1965 से 1975 तक हुई, 10 साल तक रही है। और इसमें सबसे पहले आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। इसमें एसएसआई एमएसआई का विकास हुआ था। इसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और जो रजिस्टर होते हैं उनके प्रयोग से इसका आकार छोटा हो गया था। इसमें जो मैग्नेटिक टेप थी उसका क्षमता बढ़ गई थी और इसमें रैम का प्रयोग हो गया था, इसलिए इनकी गति भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इसमें बेसिक, सी और
पास्कल भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इसमें अन्य जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग एवं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। कौन कौन से? मल्टी प्रोग्रामिंग एवं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो गया था। नेक्स्ट आता है चौथी पीढ़ी। इसकी शुरुआत 1976 से 1989 के बीच में हुई है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करे थे, मतलब एक छोटे छोटे से हो गए। चौथी पीढ़ी आ गई तो मतलब एकदम छोटे हो गए, माइके चले गए। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसमें VLSI पर आधारित था। देखो अभी SSI और MSI का प्रयोग हो रहा था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में क्या हो गया? VLSI का प्रयोग होने लगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का प्रयोग होने लगा था, इंटीग्रेशन का। इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे और हाथ से लेकर चलने वाले उपयोगी कंप्यूटर का विकास हुआ था। इसकी कार्य क्षमता एवं विश्वसनीयता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? इसकी कार्य क्षमता और विश्वसनीयता में वृद्धि हो गई थी। चुंबकीय डिस्क एवं टेप का स्थान सेमी कंडक्टर मेमोरी ने ले लिया था। जो चुंबकीय टेप और जो चुंबकीय डिस्क हैं, जो कि किस पीढ़ी में आई थी? दूसरी पीढ़ी से स्टार्ट हुए हैं, है ना। इनके स्थान पर क्या गया था? सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा था। उच्च स्तरीय भाषा में ओरेकल का विकास हो गया था चौथी पीढ़ी में। इसमें MS-DOS, MS विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ था। उच्च गति वाले नेटवर्क जैसे कि लैन, वैन, मैन का भी विकास हुआ था। तो आती है हमारी कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। इस पीढ़ी में क्या हुआ था? कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था और VLSI का प्रयोग हो गया था। इसमें हाथ में लेने वाले और हाथ से प्रयोग करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ था। इसकी कार्य क्षमता और विश्वसनीयता आश्चर्यजनक गति थी। इसमें चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क के स्थान पर सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें जो उच्च स्तरीय भाषा है उसमें ओरेकल का प्रयोग किया गया था। MS वर्ड, MS ऑफिस, MS-DOS और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। और उच्च स्तरीय नेटवर्क जैसे कि लैन, वैन और वैन का विकास भी चौथी पीढ़ी में ही किया गया था। नेक्स्ट आता है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी, इसकी शुरुआत 1990 से हुई है, जो कि अभी तक चल रही है। इसमें ULSI और SLSI से करोड़ों उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया था। तो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसका विकास किस में किया गया था? पांचवी पीढ़ी में किया गया था। कौन सा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एस का होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग से जो करोड़ों उपकरण हैं उनसे एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया था। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि DVD, CD, ब्लू रे डिस्क का विकास किया गया था। किसके लिए? भंडारण करने के लिए। जो ऑप्टिकल डिस्क हैं जैसे कि DVD हो गया, CD हो गया और रे डिस्क हो गया, उसका विकास किया गया था। मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग से भंडारण क्षमता में कमी आई थी। जो मैग्नेटिक बबल्स हैं उनके प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी। दो प्रोसेसर एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया था। तो दो प्रोसेसर को क्या किया था? एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा जोड़कर कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया था। GUI इंटरफेस आधारित उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधार पर उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग या विकास किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर AI पर आधारित हैं, जो कि अत्यधिक तीव्र, अधिक विश्वसनीय और जटिल एवं विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो पांचवी पीढ़ी में क्या था? इसमें ULSI और SLSI का प्रयोग करके बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करके माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई गई थी। भंडारण करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क का विकास किया गया था। मैग्नेटिक बबल्स के कारण मेमोरी की क्षमता बढ़ गई थी। दो प्रोसेसर को साथ में जोड़कर इनकी जो प्रोसेसिंग की गति है वह अत्यंत तीव्र की गई थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया था। इसमें यह बहुत ज़्यादा AI पर बेस्ड है। यह अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक विश्वसनीय और जटिल एवं विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम है। पांचवी पीढ़ी की। अब हम देखते हैं सारी पीढ़ियों को एक साथ। तो पहली आती है पहली पीढ़ी। इसकी शुरुआत हुई थी 1942 से 1956 तक। निर्वात जो हार्डवेयर था वो क्या था?
निर्वात ट्यूब था। मेमोरी में पंच कार्ड और चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। भाषा थी इसकी मशीनी भाषा, जो कि निम्न स्तरीय भाषा थी। इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एनिएक, एडवैक और यूनिवैक, ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। फिर आती है दूसरी पीढ़ी। इसकी शुरुआत 1956 से 1962 तक, मतलब 64 तक की गई थी, 62-64 तक। ट्रांजिस्टर इसमें हार्डवेयर के रूप में उपयोग किए जाते थे। मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। भाषा असेंबली, कोबोल और फोटोन का प्रयोग किया गया था। बेसिक बाद में आती है ना, असेंबली, कोबोल और फोटोन का प्रयोग किया गया था। इसके उदाहरण है IBM 1401, यूनिवैक 1105। इसके उदाहरण हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के। फिर आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी शुरुआत 1965 से 1975 के बीच में हुई थी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। IC चिप आई थी। चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी। इसमें पास्कल, सी और बेसिक भाषाओं का प्रयोग किया गया था। पास्कल, सी और बेसिक भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इसमें IBM 360 और PDP 11 का प्रयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी में क्या था? 1965 से 1975 तक रही है इंटीग्रेटेड सर्किट। चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पास्कल, सी और बेसिक भाषाएं थीं। IBM 360 और PDP 11 का प्रयोग किया गया था। फिर आती है चतुर्थ में पीढ़ी में। यह 1976 से 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती थी। ऑरेकल, SQL, IBM PC, एप्पल PC का प्रयोग किया गया था। फिर आती है पंचम पीढ़ी। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, जो कि वर्तमान तक चल रही है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर में ULSI और SLSI का प्रयोग किया गया था। इसमें मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग और ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। इसमें जावा, HTML का प्रयोग किया गया था। नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर थे। कौन कौन से थे? नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग इसमें किया गया था पंचम पीढ़ी में। अब आती है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से होंगे। नैनो कंप्यूटर आएगा, DNA कंप्यूटर आएगा, केमिकल कंप्यूटर आएंगे और क्वांटम कंप्यूटर का भविष्य की पीढ़ी जो आएगी वो चलाएगी। क्या चलाएगी? नैनो कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। पहले आता है नैनो कंप्यूटर। इसमें नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। मतलब इतने छोटे छोटे से होंगे और इसमें इतनी सारी विशाल क्षमता होगी, बहुत सारा काम कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के पदार्थ की आणविक संरचना का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आणविक संरचना का प्रयोग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में। फिर आता है DNA कंप्यूटर, जिसमें जीवाश्म पदार्थ जैसे कि DNA, प्रोटीन का प्रयोग करके डाटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जाता है। तो जो DNA कंप्यूटर होता है, इसमें DNA, प्रोटीन का प्रयोग करके डाटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जाता है। यह विश्व का पहला ऐसा प्रोग्राम युक्त कंप्यूटर मशीन है जिसमें इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और यहाँ तक कि हार्डवेयर भी जैविक अणुओं से तैयार किए जाएंगे। तो DNA क्या है? DNA जैविक अणुओं से तैयार किया जाएगा। इसमें जैविक अणु जैसे क्या हो सकता है? DNA होगा, प्रोटीन का प्रयोग किया जाएगा और डाटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जा सकता है। यह सिर्फ दुनिया का एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसके सभी इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, सभी हार्डवेयर भी जैविक अणुओं से ही तैयार किए जाएंगे। DNA अणुओं में छिपी तमाम सूचनाओं को एकीकृत करके विभिन्न रोगों का इलाज करने के उद्देश्य से अति सूक्ष्म DNA कंप्यूटर का विकास किया गया है। तो DNA अणुओं में छिपी तमाम सूचनाओं को एकत्रीकृत करने के लिए और विभिन्न रोगों का इलाज करने के उद्देश्य से अति सूक्ष्म DNA कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आता है केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना करने के लिए पदार्थों में रासायनिक गुण एवं सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो जो रासायनिक कोई केमिकल हैं, उनकी गणना करने के लिए इसमें रासायनिक गुण और सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर।
इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, इसमें जो कंप्यूटर के जो पदार्थ होते हैं उसमें क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इसे क्यूबिट में मापा जाता है। इसमें डेटा एक ही समय में 1 और 0 दोनों रूप में मौजूद रहता है, जिससे इसकी क्षमता और गति आम कंप्यूटर से कई गुना बढ़ जाती है। यह क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? तो यह कंप्यूटर में जो पदार्थ होते हैं वह क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की क्षमता बिट में मापी जाती है, लेकिन इसकी क्षमता क्यूबिट में मापी जाती है। यह एक ही समय में 0 और 1 की साथ मौजूद दोनों में काम कर सकता है, और जिससे इसकी क्षमता और गति आम कंप्यूटर से कई गुना हो जाती है। यह मानव के मस्तिष्क से भी तेज काम करता है और कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल ही रहा है। क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है क्वांटम कंप्यूटर की घटनाएं क्या क्या हैं। पहला आता है सुपरपोजिशन, अर्थात प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों को दर्शा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपरपोजिशन कहा जाता है। मतलब एक ही समय में दोनों बाइनरी यूनिट्स 0 और 1 को एक साथ दर्शा सकता है, सुपरपोजिशन कहा जाता है। जो कौन कर सकता है? ये क्यूबिट कर सकता है। फिर आता है इंटेंगलमेंट। यह सुपरपोजिशन की अवस्था में क्यूबिट एक दूसरे के साथ सहबद्ध हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? सुपरपोजिशन की अवस्था में जो क्यूबिट्स होते हैं वह एक दूसरे के साथ सहबद्ध हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इंटेंगलमेंट कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर का महत्व। इसके द्वारा बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल गणितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसमें डाटा का सुरक्षित तरीके से इनक्रिप्शन होता है, जिसमें हैकिंग जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके प्रयोग से कई खगोलीय जानकारी जुटाई जा सकती है। इसमें किसी भी मौसम में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर का महत्व क्या है? क्वांटम कंप्यूटर में बहुत जटिल से जटिल, कठिन से कठिन सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। यह डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित इनक्रिप्शन करता है और हैकिंग की समस्या से समाधान हो जाता है ना। इसमें खगोलीय जानकारियों को जुटाया जा सकता है और हर मौसम में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। फिर आती हैं इसकी चुनौतियाँ। क्यूबिट को संभालना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। तो जो क्यूबिट है वो क्या है? इसको संभालना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया तो यह क्या होगा? जीवन काल एक तो अल्पकालिक होता है, ये बहुत कम ही जीता है, और यह बहुत तबाही मचा सकता है, क्योंकि यह इतना अलग से हर इंक्रिप्शन को खोल लेता है, हर जितनी भी सिक्योरिटी होती है सबको तोड़ देता है क्वांटम कंप्यूटर। तो हैकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है ना। क्वांटम टेक्नोलॉजी किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इस तकनीकी विकास हेतु भारत में आधारभूत ढांचा एवं वैज्ञानिकों का अभाव एवं वित्त की कमी हो सकती है। तो इसकी तकनीक इतनी ज़्यादा खर्चीली है कि इसके आधारभूत ढांचा और वैज्ञानिकों का अभाव भी इसमें हो सकता है। तो प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली आती है वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है इसको संभालना, क्योंकि इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है। दूसरा, यह हर देश की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न कर सकता है। फिर इसकी तकनीक इतनी महंगी है तो वैज्ञानिक वित्त सब कुछ कम पड़ जाएगा। फिर आते हैं भारत में प्रसार। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER के वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों की 30 सदस्यीय टीम स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर एवं संचार नेटवर्क को विकसित करने हेतु प्रयासरत हैं। तो भारत में क्या चल रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं के वैज्ञानिकों की 30 सदस्यीय टीम स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर एवं संचार नेटवर्क को विकसित करने हेतु प्रयास कर रही है। इसे कंप्यूटर ने साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS प्रोग्राम के तहत क्वांटम कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की गई है। तो देखो, पहले तो पूरे भारत के कुछ वैज्ञानिक और
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की कुछ वैज्ञानिकों मिलकर 3 सदस्यीय एक टीम बनाई जो कि क्वांटम कंप्यूटर पे क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है और बनाने का प्रयास कर रही है। इस टीम ने साइबर फिजिक्स सिस्टम CPS क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कार्य शुरू किया। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो कहाँ पर की गई है, मध्य प्रदेश के महू में की गई है। दिसंबर 2021 को पहली सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित की है। अक्टूबर 2021 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब लॉन्च किया है। तो किसने बनाया है ये, टेलीमेटिक्स, जो कि टेलीविज़न मतलब टेलीफोन वगैरह से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को लॉन्च किया है। उन्नत प्रौद्योगिकी की रक्षा संस्थान DIAT और CDAC क्वांटम कंप्यूटर को सहयोग एवं विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। तो यह उन्नत प्रौद्योगिकी की रक्षा संस्थान है DIAT और CDAC क्वांटम कंप्यूटर को सहयोग एवं विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। फिर आती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान समूहों द्वारा क्वांटम कंप्यूटर तकनीक के विकास को और बढ़ाने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन लॉन्च किया गया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग IISER पुणे ने लगभग 13 अनुसंधान समूहों द्वारा क्वांटम तकनीक के विकास को बढ़ाने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन लॉन्च किया है। अब आती है क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है। इस शब्द की शुरुआत कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन पैस्कल द्वारा 2012 को की गई थी। उनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसी गणना को कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्वांटम सुपरमेसी कहा जाता है, सुप्रीमेसी। इसको कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन पेस्केली ने 2012 में खोजा था और इन्होंने कहा था कि सुपर कंप्यूटर ऐसी सभी गणना कर सकता है जो कि नॉर्मल या आधुनिक सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयास देख लिए हमने कौन कौन से, फिर से देखते हैं। पहले आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने कुछ वैज्ञानिकों को मिलकर 3 सदस्यीय टीम बनाई है जो कि स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर एवं संचार नेटवर्क को विकसित कर रही है। इस टीम ने साइबर फिजिक्स सिस्टम कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की है। दिसंबर 2021 में भारतीय सैन्य द्वारा मध्य प्रदेश के महू में पहला सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अक्टूबर 2021 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सुपर कंप्यूटर कम्युनिकेशन लैब लॉन्च की है। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान DIAT और CDAC क्वांटम कंप्यूटरों को सहयोग एवं विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IISER पुणे ने लगभग 13 अनुसंधान समूहों द्वारा क्वांटम तकनीक के विकास को बढ़ाने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।